ठंड काफी बढ़ गई थी। प्लेटफॉर्म पर अब इक्का दुक्का लोग ही दिखाई दे रहे थे। अब झाल मूढ़ी बेचने वाले, खोमचा वाले और कैंटीन में पूरी भाजी बेचने वालों में से कोई मौजूद नहीं था। धीरे धीरे दुकानों में तालों के बंद होने की आवाजें थोड़ी थोड़ी देर पर सुनाई पड़ रही थी। कुछ चाय वाले और समोसे के खोमचे वाले प्लेटफॉर्म पर ऊँघ रहे थे। एक फकीर वहीं बैठा था, उसका नाम टोटन था। एक चाय वाला उस टोटन फकीर के पास ही रेंडी पर चाय बेच रहा था। प्लेटफॉर्म से हटकर थोड़ी दूरी पर एक लड़का बहुत देर से प्लेटफॉर्म पर बैठा था। वो बीच बीच में कभी कभी उठकर थोड़ा सा टहलता और फिर वापस आकर बेंच पर बैठ जाता। टोटन फकीर उस लड़के को देखता, फिर वापस चिलम सुलगाकर पीने लगता। लड़के के चेहरे पर एक बेचारगी चंचपा थी, कभी कभी उसके चेहरे पर बेचैनी भी दिखाई देती। लड़के को देखकर ऐसा लगता था कि वो बहुत बेचैन सा है। एक कहा पोह या बेचैनी उसके चेहरे पर साफ साफ दिखाई दे रही थी। तभी एक पैसेंजर ट्रेन उस प्लेटफॉर्म पर से गुजरी और वो लड़का आनन फानन में ट्रेन के आगे कूद गया। लेकिन उस कूदते हुए लड़के को धुनका और चाय की टपरी वाले बिंदेश्वरी चाचा ने दौड़कर पकड़ लिया था। ये एक कस्बाई स्टेशन था। रात में 12 बजे के बाद वहाँ बहुत कम ट्रेनें आती थी। कुछ ट्रेनें थी जो रात के 1-1:30 बजे भी आती थी। कुछ ट्रेनें सुबह 3-4 बजे भी आती थी। लेकिन ज्यादातर खोमचे वाले और चाय पकौड़े वाले 10-11 बजते ही अपने अपने घरों की तरफ चले जाते थे। 2 लोग ही इस प्लेटफॉर्म पर सारी रात बिताते। इसमें चाय बेचने वाले बिंदेश्वरी चाचा और फकीर टोटन ही थे। लड़का शायद देर रात के होने का इंतजार कर रहा था या शायद सबके चले जाने का इंतजार कर रहा था ताकि वो समय देखकर आसानी से ट्रेन के आगे आकर कूद सके, या शायद अकेले में आकर ही मरने के बारे में सोच रहा था। वो सोच रहा था कि उसकी मौत को कोई ना देखे या वो किसी के द्वारा बचा ना लिया जाए। दरअसल वो लड़का एक कस्बे का था, कस्बे में ही पढ़ा लिखा था। वो नौकरियों के बारे में सोचता था। वो पहले सोचता था कि बहुत बढ़िया से पढ़ने के बाद तो नौकरी मिल ही जाएगी, लेकिन देश में हालात बेहद खराब थे। कहीं सिर छुपाने की जगह नहीं थी। हर तरफ शहर जल रहा था। आए दिन लड़ाई झगड़ों से शहर अशांत हो जाता। तब बहुत दिनों तक इंटरनेट बंद हो जाता। शहर में लोगों की भीड़ लगाने या एक जगह जमा होने पर पाबंदी लग जाती। रोजगार तब तेजी से छिन जाते। शहर में धारा 144 लगा दी जाती। पुलिस के सायरनों की आवाज तब दिन रात गूंजती। कहीं से सायरन बजता, कहीं ये अफवाह फैलती मिलती कि इधर इतने मरे, उधर इतने जख्मी हुए। उन्हीं दिनों उसने एक किराए का दुकान लिया था। शुरू में उसकी दुकानदारी बहुत बढ़िया थी। तब शहर में इस तरह के बवाल नहीं हुआ करते थे। अमन चैन से लोग जीवन जी रहे थे। फिर 5 साल ऐसे ही गुजर गए। लोगों से दिल मिले तो व्यवहार भी बढ़ा। लोग उधार बाकी भी लेने लगे। इस तरह उस लड़के का ढेर सारा पैसा मार्केट में उधारी के तौर पर फंस गया। इधर मार्केटिंग और ऑनलाइन कंपनियों का दौर चरम पर था। डोर टू डोर डिलीवरी के युग की शुरुआत थी। कम से कम दामों में लोग अपना श्रम बेचने को तैयार थे। ई कॉमर्स कंपनियों ने सस्ते में अपना सामान बेचना शुरू कर दिया था। अब लड़के की दुकान पर दुकानदारी बहुत कम होने लगी। इधर मजहबी झगड़ों के कारण शहर अक्सर बंद रहने लगे। मकान मालिक के पास कुछ चुनिंदा दुकानें थीं। उसके जीने खाने का आसरा भी इन दुकानों को छोड़कर दूसरा कुछ नहीं था। वो भी महंगाई से परेशान था। एक दिन लड़के से बोला कि भाई किराया अब 4000 की जगह 8000 रुपए लगेगा। लड़के का दिमाग सुन्न हो गया। वो समझ नहीं पा रहा था कि जब पहले हालत अच्छे थे तो दुकान में कमाई 15-16 हजार हो जाया करती थी। किसी तरह वो दुकान और स्टाफ को मिलाकर दुकान चला रहा था। रही सही कसर उधारी वालों ने पूरी कर दी थी। 2-3 लाख की देनदारी अब उस लड़के पर चढ़ आई थी।
लड़का परेशान था। उधर महाजन पैसों के लिए तगादा करने लगे थे। इधर उधारी का उसका खुद का पैसा मोहल्ले वालों ने रख लिया था। लड़का बहुत परेशान रहने लगा। वो घर में होता या बाहर कहीं होता तो उसे बार बार फोन आते। बार बार लोग अपने पैसों के लिए तगादा करते। सुबह शाम फोन की टिंग टिंग बजती घंटी से वो परेशान हो गया था, जो वक्त बे वक्त समय असमय उसका पीछा करती रहती। अक्सर उसे महाजन के फोन आते। उसकी रातों की नींद जाती रही थी। वो सामान निकालते वक्त या किसी से बात करते वक्त या कहीं आते जाते वक्त जैसे कहीं अपने आप में खोया रहता। वक्त बे वक्त के तगादे के कारण वो परेशान सा रहता। एक स्थायी तनाव ने उसके ऊपर कब्जा जमा लिया था। किसी के कुछ पूछने पर वो बस मुस्कुरा कर रह जाता। वो अब यादा सवालों के जवाब हाँ में ही देता था। फिर मकान मालिक का हर 2-3 साल में किराया और बढ़ाना पड़ेगा, इसको लेकर तगादे आने लगे। भाड़ा भी 10,000 हो गया था। लड़के ने अपना स्टाफ भी हटा दिया था। ज्यादातर काम वो अपने से ही करता था। स्टाफ की कमी के कारण और बढ़ते तनाव के कारण वो अब बीमार रहने लगा। अब दुकान भी बहुत कम खुलने लगी थी। बिजनेस बहुत खराब हो गया था। वो कई बार सोचता कि इस दुकान को कहीं और ले जाए और ले जाकर कहीं दूसरी जगह शिफ्ट कर दे। फिर उसे पास का विशाल शहर याद आता। तेजी से बढ़ती दुकानें नजर आती। बड़े दुकानों के एडवांस बहुत ज्यादा थे। 10-10, 20-20 लाख रुपए दुकानों के एडवांस थे। फिर भाड़ा भी 10-20 हजार से कम नहीं था। वो छोटा पूंजी वाला दुकानदार था। 5-6 लाख उसकी दुकान की पूंजी थी। करीब 3-4 लाख रुपए तो उसके उधारी में फंस गए थे। इधर कुछ सालों में चीजें बहुत तेजी से बदली थी। गांव कस्बों के दुकानों को रिनोवेट किया जा रहा था। दुकान के मालिक पुराने दुकानों को तोड़कर बड़ा सा मॉलनुमा दुकान बनाने लगे थे। पुरानी दुकानों को शहर में जैसे तोड़ने और बनाने का ट्रेंड सा चल पड़ा था। नई दुकानों के नए एडवांस मांगे जाने लगे थे। फिर से नए भाड़े का चलन होने लगा था। पुराने दुकानदारों को हटाया जाने लगा। जो लोग नया एडवांस देकर नया दुकान ले सकते थे, उन्होंने नया दुकान ले लिया था। जो ना ले सके वो दूसरे कामों में लग गए। अब नए दुकानदारों की एक नई फौज तैयार हो गई थी, जिनको अपने ग्राहकों से नमस्कार प्रणाम दुआ सलाम से कोई मतलब नहीं था। बस केवल बिजनेस और बिजनेस होना चाहिए था। वंशी चाचा की चाय दुकान, जहां दुकानदारों और ग्राहकों की भीड़ जुटती थी, वो अतिक्रमण के कारण हटा दी गई थी। अब ग्राहक दुकानदारों के हंसी उठे और मजाक की बातें सुने। लोगों को एक अरसा हो गया था। लड़के को भी हर 3-4 साल में किराया बढ़ाने को लेकर तगादे मिलते रहते। वो सबसे ज्यादा दुकान के बढ़ते खर्चों से परेशान था। बढ़ते भाड़े के बारे में जब वो सोचता तो उसको खाना गले से नीचे नहीं उतरता। इधर उसके मकान मालिक ने भी उसके दुकान को तोड़ने और फिर बड़ा करने की बात कही थी। नया एडवांस भी लगेगा, ऐसा उसके मकान मालिक ने कह रखा था। अब लड़के के पास कोई चारा भी नहीं था। उसने महीने भर का समय लिया और धीरे धीरे सब सामान को बेचकर दुकान खाली करने लगा। इस बीच वो लोगों को उधार दिए रुपयों का तगादा भी करने लगा था, लेकिन तगादा करने के बाद भी उसे पैसे नहीं मिलते। उसके पास बहुत से ग्राहक आते और जरूरी चीजों के बाबत पूछते। उसकी दुकान से अब ग्राहक भी लौटने लगे थे। ग्राहकों को खाली हाथ लौटते देखकर लड़के को बहुत दुख होता, लेकिन वो कर भी क्या सकता था। चीजें उसके हाथ से बहुत बाहर निकल गई थी। अब 10 लाख रुपए का एडवांस और 15-20 हजार का किराया उसके बस की बात नहीं थी। कुछ लोग पूछते, भैया सामान नहीं मंगवा रहे हो, दुकान खाली कर रहे हो क्या? लड़का बहाना करता, नहीं भाई, नया शॉप बनने वाला है, मेरे दुकान का भी नया फर्नीचर बनेगा, इसीलिए माल खाली कर रहा हूँ। एक रात वो सारा फर्नीचर दुकान में छोड़कर मुंबई भाग गया था।
वो अब दुकानदार नहीं था, उसकी दुकान छिन गई थी। अब वो साबुन फैक्ट्री में काम करने वाला मजदूर बन गया था। वो 10,000 रुपए में अब साबुन फैक्ट्री में काम करने लगा था। इसके बाद भी परेशानी कम नहीं हुई थी। मुंबई में वो 2 साल रहा। ठेकेदार उसको लेकर मुंबई गया था। 10 की जगह उसको 8,000 रुपए सैलरी मिलती थी। यहाँ भी सिर छुपाने की जगह नहीं मिल रही थी। आमदनी से ज्यादा खर्चा। 2-3 साल काम किया, लेकिन सोचा कहीं फिर कोई चाय पान की छोटी मोटी दुकान डाल ली जाए। लिहाजा पैसों की जरूरत आन पड़ी। जब PF फंड में जमा पैसों की बाबत कंपनी से जानना चाहा, तो कंपनी से पता चला PF का पैसा लेकर ठेकेदार भाग गया। जब लड़के ने कंपनी के मुलाजिमों से पूछा तो सब ने हाथ खड़े कर लिए। लड़के ने दुकान जरूर बंद कर दी थी, लेकिन महाजनों के फोन उसको आते थे। वो फोन नहीं उठाता था। उसने 3-4 सालों के बाद भी अपना वही पुराना नंबर रखा हुआ था। वो नहीं चाहता था कि लोग उसको बेईमान समझें। लोगों ने उसका भी पैसा डुबाया था, लेकिन वो किससे मांगे अपना पैसा। कस्बा छोड़े हुए उसे अरसा हो गया था। ये जो पुराने बकायादारों के फोन उसके पास आते थे, इससे उसको पुराने दिन याद आते थे। उसको लगता कि ये महाजन नहीं भूत हैं, जो उसका पीछा कर रहे हैं, और उसको लगता कि वो उनसे तभी पीछा छुड़ा सकता है जब वो अपनी लीला समाप्त कर ले। पटरी पर से प्लेटफॉर्म पर उठा कर लाए हुए उस लड़के को लगभग 2 घंटे बीत चुके थे। प्लेटफॉर्म पर कूदने की वजह से उसका अंग अंग दुख रहा था। जगह जगह से उसको चोटें आई हुई थीं। बिंदेश्वरी चाचा ने पूछा, बाबू पटरी पर काहे कूद गए थे? अच्छे भले तो दिखने में तो हो, कुछ काम धाम कर लेते। ये आत्महत्या करने की खूब सूझी तुम्हें भला। मेरा शरीर देखो कैसा बूढ़ा हूँ, लेकिन ठान लिया है जब तक प्रभु की माया नहीं होगी तब तक धरती पर रहूंगा। वातावरण में निस्तब्धता पसरी हुई थी। लड़का चुप था। चाय पियोगे? बिंदेश्वरी चाचा ने पूछा। इस बार भी चुप्पी छाई रही। बिंदेश्वरी चाचा ने चाय का कप लड़के की तरफ बढ़ाया। लड़के ने धीरे से हाथ बढ़ाकर चाय ले लिया। चाय पीकर लड़के के शरीर में गर्मी आ गई थी। चाय से उसे बहुत राहत महसूस हुई। बूढ़ा का एक नाती था, धुन का। बोला, भैया आपको चोट लगी है, आपके लिए हल्दी दूध ले आता हूँ, आपको आराम मिलेगा। तुम मुझे जानते हो? इस बार लड़के की आवाज उन लोगों ने सुनी। बिंदेश्वरी चाचा, हर मदद करने के लिए किसी को एक दूसरे का जानना जरूरी है क्या बाबू? ये इंसानियत का रिश्ता है बाबू। हम लोग देहात के लोग हैं। ट्रेन अभी आपको कुचलने से थोड़ी दूर थी, आप हमें दिख गए, इसलिए हम तुम्हें उठाकर ले आए। तनी देर और हो जाती तो तुम ना बचते बाबू। वो तो परमेश्वर की कृपा रही कि ट्रेन को विलंब हो गया। इस वक्त दूध कहाँ मिलेगा? लड़के ने पूछा। धुन का यही खटाल है भैया, हम लोगों का भैंस का दूध निकालते और बेचते हैं, और जो बच जाता है उससे स्टेशन पर चाय बेचते हैं। पैसे नहीं हैं, मुझसे ले लो, मेरे पास दूध के लड़का बोला। तो ये आवाज धूरे के पास से आई थी। ये टोटन फकीर की आवाज थी। लड़का चौंका। उसने आवाज की दिशा में देखा। धूरे में आग धधक रही थी। माग की कटकती हुई ठंडा ठंड से पोपो अकड़ा जाता था, लेकिन टोटन वही धूरे में आग जलाए खुद को सेके जा रहा था। तुमसे ले लूं? क्यों? क्या मेरे दिन ऐसे गए बीते हैं कि एक फकीर से पैसे ले लूं? मेरे अभी ऐसे दिन नहीं आए हैं जो तुमसे पैसे ले लूं। लड़के ने हिकारत की नजर से टोटन को देखा। तुम्हारे दिन सचमुच में गए बीते हैं, तभी तो तुम ट्रेन के आगे कूदे। नहीं देखो मैं कैसा हाथ से और पैर से अपंग हूँ, लेकिन कभी आत्महत्या के बारे में नहीं सोचा। मुझसे ज्यादा तुम्हारा कुछ भी नहीं लुटा होगा। बंटवारे के समय मेरे दोनों लड़के मारे गए। मेरी बीवी उसी बंटवारे में मर गई। मेरे पास जीने के लिए कोई कारण नहीं था, फिर भी मैंने इस ईश्वर के दिए हुए जीवन को जिया और जी रहा हूँ,
और तुमसे तुम्हारा क्या मतलब है? इस गलतफहमी में ना रहना बेटा, ये टोटन फकीर का डेरा है। बेटा, शहर के बड़े बड़े लोग इस दर पर माथा टेकने आते हैं। इस डेरे के आशीर्वाद के बिना यहाँ का कोई बड़ा काज परोजन नहीं होता। चाहे जचा हो या बचा या कोई नई ब्याहता, सबको इस पीर का आशीर्वाद मिलता है। दरअसल वो मुझसे आशीर्वाद नहीं लेते, मैं तो माध्यम हूँ, सब वो करवाता है ऊपर वाला, मैं तो निमित्त हूँ। तुम मुझे हिकारत से मत देखो बेटा। टोटन फकीर के चेहरे पर एक दिव्य ज्योति चमक रही थी। उस आभा में टोटन का चेहरा देखते ही बनता था, लगा साक्षात भगवान ने अवतार ले लिया हो। लड़का टोटन के दिव्य आंखों का बहुत देर तक सामना न कर सका, फिर बोला, तुम फकीर होकर इसे बुरा नहीं मानते? फकीरी भी भला कोई पेशा है, दूसरे के रहमो करम पर पलना। लड़के के स्वर में नफरत झलक रही थी। टोटन ने धूरे से चिमटे के सहारे आग की एक चिंगारी उठाई और चिलम सुलगाया, फिर नतूने के सहारे धुआं छोड़ते हुए बोला, मैं किसी से कभी कुछ नहीं मांगता। देने वाले अपनी मर्जी से मेरे पास कुछ न कुछ छोड़कर चले जाते हैं। फिर उन परिंदों के बारे में तुम क्या कहोगे जो अलसुबह ही धरती पर दाना चुगने निकल जाते हैं? उस दाने को किसने बनाया? क्या किसान दाना बना सकता है? नहीं, किसान दाने को खेत में बोता है, उसमें खाद पानी डालता है, उसको संरक्षण देता है। क्या तुम ये कह सकते हो या ये बता सकते हो कि बीज से अनाज बन जाता है? ये कैसे बनता है? किसान बीज थोड़ी ही बनाता है या अनाज थोड़ी ही पैदा करता है। क्या किसान के पास ताकत है कि वो बीज से अनाज पैदा कर ले? बहुत गहराई से सोचोगे तो नहीं। वो फसलों को बो जरूर देता है, लेकिन वो बारिश से इल्तिजा करता है कि वो उसके खेतों में बरसे। दरअसल बारिश से इल्तिजा नहीं करता, वो भगवान की उपासना आराधना करता है कि उसकी फसल तभी अच्छी होगी जब बारिश अच्छी होगी। बारिश, धूप, हवा, पानी सब मालिक के हाथ में है। बड़ा से बड़ा आदमी, राजा महाराजा सब अपने प्रियजनों के अच्छे की उनकी सलामती से रहने का आशीर्वाद उसी ऊपर वाले से मांगते हैं। फिर कौन किसको देता है? तुम ही बताओ। फिर इस दुनिया में फकीर कौन है? सब के सब लोग तो फकीर ही हैं। जब सब लोग मांगते हैं तो इस तरह से देखा जाए तो दुनिया के सारे लोग फकीर ही हैं। इसको और बेहतर तरीके से समझा जा सकता है। हम ये कह सकते हैं कि पानी या ऋतुएं अनाज को पैदा करती हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। किसा, बीज, अल्पविराम, खाद, पानी, ऋतुएं ये माध्यम हैं। तो क्या किसान अपने आप को ये मान ले कि चिड़िया का पेट वो भरता है? नहीं, चिड़िया खाती है, इसलिए खेत में फसल होती है। अब मान लो खाने वाले ही ना होंगे तो फसलों का क्या होगा? ईश्वर उसको क्यों पैदा करेगा? इसी तरह धन की 3 गतियां हैं, भोग, दान और क्षय। तुम्हें तो पता है, यदि हम धन का उपभोग ना करें या दान ना करें तो वो नष्ट हो जाएगा। अब जो धन तुम्हारा है ही नहीं, उसे तुम्हें ईश्वर ने दिया है, तो तुम गरीब, गुरबों, दीन दुखियों, असहायों, रोगियों की उस धन से मदद करो। मैं कोई उठाए गिर का काम नहीं करता, फिर मुझे अपने पेशे से शर्म क्यों आनी चाहिए? इस बार लड़के को कोई जवाब नहीं सूझ रहा था। वो सोच रहा था, सच तो है, ये फकीर ठीक कह रहा है। दुनियावी चीजों को अगर हम देखें तो सबके लिए ईश्वर ने कुछ न कुछ व्यवस्था कर रखी है। जमीन के ऊपर भी, जमीन के नीचे भी, धरती के बहुत नीचे जहाँ बहुत ठंड है, समुद्र की गहराई में जहाँ असंख्य छोटे छोटे जीव रहते हैं। आपके पास कितना भी पैसा हो, वहाँ तक खाना पानी नहीं ले जा सकते, कारण वहाँ पानी का दबाव बहुत ज्यादा होता है। नारियल के भीतर पानी, मूंगफली के अंदर दाने, सीप के अंदर मोती, चट्टानों पर उगे पैन, पाताल की गहराई से लेकर आकाश की ऊंचाई तक, हर जगह ईश्वर ने सब छोटे बड़े जीवों के खाने पीने के लिए व्यवस्था कर रखी है। ये सारी चीजें किसकी हैं? क्या कोई
धरती पर का राजा जो ये कह सकता हो कि ये मेरी है। नहीं, ये सब उसी नियमता की बनाई हुई चीजें हैं जिसे हम अपनी अपनी जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल करते हैं। लड़के ने टोटन फकीर को टटोला। तुम फिर से सोच लो जो कह रहे हो। क्या ये फकीरी का पेशे सही है जो तुम कर रहे हो? इसमें तुम्हारा खुद का आत्मसम्मान भला कहाँ है? टोटन, तुम किस आत्मसम्मान की बात करते हो? वही जो दुनियावी लोग जीते हैं। ये तुम्हारे अंदर की कुंठा है जो ऐसा बोल रहे हो। दूसरों से नफरत करने का एक और खेमेबंदी करना, नफरत के लिए वर्गीकरण, ये तुम्हारी कुंठा नहीं है तो और क्या है? अमीर गरीब, छोटा बड़ा, काला गोरा, नाटा मोटा, दुबला पतला, ये जो लोगों को लोग उपनाम देते हैं अपनी कुंठा या भड़ास निकालने का जरिया ही तो है। ये दरअसल उन कुंठाएं हैं। संविधान के मुताबिक मुझे भी वोट देने का उतना ही अधिकार है जितना कि तुम्हें या देश के किसी और नागरिक को दिया है। मैं भी इस देश का नागरिक हूँ। मेरा वजूद भी इस देश में वैसा ही जैसा देश के प्रथम नागरिक, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री मंत्री जी का है। मेरे लिए भी वो स्कूल, अस्पताल, न्यायालय भी वैसे ही काम करेंगे जैसा कि तुम्हारे लिए या देश के दूसरे नागरिकों के लिए। फिर मैं भला तुमसे अलग कैसे हूँ? आत्मसम्मान जीवन से बड़ा नहीं होता। ईश्वर की दी हुई जिंदगी हमें हर हाल में जीना चाहिए। तुम उन सम्मानित लोगों की बात कर रहे हो ना, जो शहर के सफेद पोश हैं, जिनके चेहरे जितने साफ दिखाई देते हैं दरअसल वो उतने हैं नहीं। दूसरों को दबाना, दूसरों की संपत्ति को हथियाना, एक दूसरे से ईर्ष्या द्वेष रखना, क्या ऐसे लोगों को तुम ठीक समझते हो जो सांसारिकता में भय से कुंठित लोग हैं? चीजों को भूलना सीखो। फर्ज करो किसी ने तुमको गाली दे दी तो क्या तुम प्रतिशोध की आग में आजीवन जलते रहोगे? तुम बदला लेने के लिए अपना जीवन होम कर दोगे। अपशब्द कहने वाले का क्या गया? कुछ नहीं, लेकिन तुम अपना जीवन तनाव में भर कर क्यों नष्ट कर रहे हो? किसी ने कुछ अपशब्द कह दिए तो क्या इन चीजों से तुम्हारा जीवन नष्ट हो गया? और ये चीजें क्षणिक थी। इन चीजों को लेकर जीवन भर नहीं बैठा जा सकता। नदी की तरह बनो, समस्या के बीच से रास्ता बनाकर निकल जाओ। रुको गए तो सड़ांध पैदा होने लगेगी। टोटन ने धूरे को दिखाते हुए लड़के से पूछा, देखो ये क्या है? धूर, लड़के ने कहा, ये जो पूरी जिंदगी हम जो ईर्ष्या द्वेष के बीच जीते हैं, इसी धूर में मिलने के लिए जीते हैं। इस धूर में तुम कितना हो? लड़का टोटन की तरफ देख रहा था। टोटन ने चुटकी भर राख उठाई। ये तुम नहीं हो। चुटकी की राख उसने जमीन पर फैला दी। टोटन बोला, इसमें से कोई कण उठा लो। ये कैसे हो सकता है? ये तो बहुत छोटा है। एक कण नहीं उठा चले हो जीवन को इसमें से तुम सकते, और समेटने हमारा जीवन धूर के कण जितना ही तो है। तुम इस धूर कण की तरह ही हो जिसमें से चाह कर भी तुम खुद को नहीं ढूंढ सकते। फिर जो तुम्हारे हाथ में है उसकी परवाह करो, जो तुम्हारे बस में नहीं है उसकी चिंता क्यों करते हो? टोटन ने दोबारा चिलम का कश लिया। इस बार धुआं नाक की जगह मुंह से छोड़ा। तुम किस आत्मसम्मान की बात करते हो? अच्छा, तुम ये बताओ कि जब तुम सांस लेते हो तो जो हवा तुम लेते हो वो तुम्हें कौन देता है? क्या तुमने उसे खरीदा है? मान लो तर्क दे सकते हो कि हाँ, मैं ऑक्सीजन के सिलेंडर खरीद कर हवा ले सकता है। फिर भी वो तुम्हारा नहीं है, क्योंकि ये हवा भी ईश्वर की बनाई हुई है। ये पेन जो हैं हजारों सालों से हैं। सिलेंडर बाद में बने, उन्हें स्टोर करने वाली तकनीक बाद में आई। और किस आत्मसम्मान की तुम बात करते हो? इसी दुनिया में ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो 1 का 11 करने में लगे हुए हैं। उनकी भूख इतनी बड़ी है कि पूछो ही मत। मैं कम से कम वो तो नहीं करता। मैं जो हूँ बस वही है। फिर शहर के लोग, बड़े बड़े लोग, कारपोरेट्स, कोई शुभ काम करना हो तो एक बार मेरा आशीर्वाद लेने जरूर आते हैं। इतना यश और मान सम्मान इस फकीरी ने मुझे दिया है। फिर शर्म जैसी कौन सी बात है? बाटी खाओगे?
हाँ, मेरे पास बहुत कुछ तो नहीं है। गर्मा गर्म बाटी और लहसुन की चटनी है। टोटन धूरे पर कुछ बाटियां उलट पुलट कर रहा था। लड़के ने दिन भर से कुछ नहीं खाया था। उसे अब तेज भूख भी लगाई थी। टोटल ने 4 बाटी निकाल कर धुनका को आवाज लगाई। थोड़ी देर बाद एक साफ प्लेट में 4 बाटी और लहसुन की चटनी का प्लेट धुनका लड़के को पका कर चला गया था। बाटियां सचमुच में बहुत बनी थी। लड़के ने खाना खाया और वही धूरे पर सो गया। गर्म अलाव की तपिश ने लड़के को गर्म करना शुरू कर दिया था। टोटन फकीर को किसी ने नया कंबल दान किया था। टोटल ने वो कंबल लड़के के शरीर पर डाल दिया। अलाव की चटक, लकड़ियों के चटकने की आवाज देर रात तक गूंजती रही थी। सुबह के बाद अब दिन भी निकल गया था। वो इस वक्त बिंदेश्वरी चाचा के घर पर आ गया था। रात में ही बिंदेश्वरी चाचा और धुनका ऑटो से उठाकर उसको क्वार्टर पर ले आए थे। पूरा दिन निकल चुका था। लड़का पूरा दिन सोता रहा था। कुछ तो बीमारी ने और कुछ तो रात वाली घटना ने उसको बहुत कमजोर कर दिया था। प्लेटफॉर्म पर गिरने से उसे बहुत चोट भी आई थी। ठंड की वजह से धुंधलका बहुत जल्दी गहरा गया था। धुनका बिंदेश्वरी चाचा से बोला, आज तो स्टेशन पर बहुत कम ग्राहक आए। लगता है ठंड की वजह से पैसेंजर भी कम ही सफर कर रहे हैं। आजकल सारा का सारा माल ही बचा रह गया होता है। बेटा, कभी कभी ऐसा भी होता है। बिंदेश्वरी चाचा जैसे धुनका को दिलासा देते हुए बोले। सिगड़ी पर खिचड़ी या कोई दलिया बन रही थी। उसने देखा बिंदेश्वरी चाचा बार बार खिचड़ी को थोड़ी देर पर चला रहे थे। धुनका पास में पड़ा आलू जिससे गर्म भाप निकल रही थी, उसको कपड़े से पकड़ कर छील रहा था। बीच बीच में वो गर्म आलू को छालते समय जब आलू ज्यादा गर्म लगता तो मुंह से फूंक कर ठंडा भी करने का यत्न करता। धुनका ने बिंदेश्वरी से ऐसे ही पूछ लिया, नाना, कभी ऐसा हुआ है कि दुकान में कुछ न बिका हो? हाँ बेटा, ऐसा बहुत बार हुआ है। बहुत पहले जब यहाँ स्टेशन नहीं हुआ करता था या केवल मालगाड़ी ही चलती थी या जब इक्का दुक्का पैसेंजर ट्रेनें ही चलती थी, उस समय मेरे बाबा यहाँ काम करते थे। उस समय हम लोग भात, दाल, सब्जी की छोड़ो सुथनी, शकरकंदा सीझा कर खाते थे। बहुत बुरा समय था। हम लोगों ने सब देखा है बेटा, अच्छा दौर भी और खराब दौर भी। धुनका, अच्छा नाना, इससे भी खराब समय अगर आया तो क्या करेंगे? अच्छा खराब समय कुछ नहीं होता है बेटा, खराब समय में भी अगर हमारे पास धैर्य हो तो वो निकल जाता है। तुमने राजाओं के आत्महत्या करने के बहुत से किस्से सुने होंगे। संपन्न आदमी भी वक्त के हाथों मजबूर होकर आत्महत्या कर लेता है। ऐसे कठिन समय में उसका आत्मविश्वास डोल जाता है। जिस आदमी के पास आत्मविश्वास की कमी होती है, ऐसा वही लोग करते हैं। मैंने ऐसे लोगों की भी कहानियां सुनी है जो विषम से विषम परिस्थितियों में भी नहीं घबराए, बल्कि उसका डटकर सामना किया। इसमें कुछ साहसिक नाविकों की कहानियां भी थीं, जो कई महीनों तक बंजर वीरान टापुओं पर अकेले फंसे रहे बिना खाना पानी के। बाद में वो सकुशल अपने घर लौट आए। जानते हो कैसे? आत्मविश्वास के सहारे। कुछ लोग पढ़ लिखकर कामयाब बनने के लिए होटलों में जठे बर्तन धोते, झूठ खाकर गुजारा किया, कार साफ किया, बाहर फुटपाथ पर सोकर अपना खराब समय निकाला। इसी आत्मविश्वास के सहारे और बाद में खराब परिस्थितियों से बाहर भी निकले और आगे जाकर कामयाब इंसान भी बने। खराब परिस्थितियों के बावजूद भी अपनी जिंदगी में बेहतर मुकाम हासिल किया। मैं बहुत बड़े बड़े और मजबूत आदमी को भी जानता हूँ, जिन्होंने थोड़ी सी विषम परिस्थितियों में ही घबराकर आत्महत्या कर ली। बहुत से लोगों ने अपनी सूझबूझ और होशियारी से अपना जीवन बचा लिया। बहुत से लोग अपनी जान दे देते हैं, लेकिन मैं फिर भी यही कहूँगा कि जान देना कायरता है। दुनिया में कायर लोग ही जान देते हैं। जो लोग में मजबूत होते हैं
वो परिस्थितियों का डट कर मुकाबला करते हैं। उनका मालूम महीना ऐसा ही चला ही चले, कुछ ना बिके तब क्या करोगे। बिंदेश्वर चाचा जो है उससे ही काम चलाया जाएगा। यही कहीं खेती बाड़ी करेंगे, धान गेहूं उगाएंगे, उससे तो काम चल ही जाएगा। सालों ऐसा हुआ, तब कहीं जाकर बाहर काम करेंगे, मजदूरी करोगे। धुन का चिहाया यानी दुकानदारी से सीधे मजदूरी। मजदूरी में भला क्या बुराई है। ये जो दुनिया की सबसे नामी गिरामी इमारतें हैं, पुल पुलियां हैं, उनको दुनिया के मजदूरों ने ही तो बनाया है। मजदूरी करने में कैसी लाज। सुना नहीं है, श्रमेव जयते, श्रम की जीत होती है या श्रम की है जय होती है। बाहर भी कहीं काम ना मिला तब क्या करेंगे। नाव बनाएंगे, मछलियाँ पकड़ेंगे, उसको बेचेंगे। दुनिया संभावनाओं से भरी हुई है, वो कहीं खाली नहीं है। दुनिया संभावनाओं से भरी हुई है, सहसा लड़के के मुंह से निकला। दिमाग के सारे जाले यकायक साफ हो गए थे। वो अब मेहनत करेगा, आत्महत्या नहीं।